हेलो एवरीवन, दिस इज मी सोम्या अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिज्म। इससे पहले हम बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कवर कर चुके हैं, जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म। अब हमारा टॉपिक है इकोलॉजिज्म, और काफ़ी सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ भी कवर कर चुके हैं जो कि हमारे यूनिट 1 में मेंशन थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिज्म। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे। कि इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि जैसे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं पारिस्थितिकी, और ये शब्द का मतलब क्या है, ये शब्द कहाँ से आया है सबसे पहले। फिर उसके बाद में ओरिजिन देखेंगे कि सबसे पहले ये टर्म, इकोलॉजी टर्म, को किसने दिया। एनवायरनमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सेम है या डिफरेंट है। फिर ओरिजिन के साथ साथ काफ़ी सारे थिंकर्स के अलग अलग व्यूज थे, मतलब काफ़ी सारे थिंकर ने इकोलॉजी को अलग अलग बताया था कि ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। फिर कोर थीम्स है कि इकोलॉजी है वो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इकोलॉजी के अंदर कवर होता है। फिर काफ़ी सारे टाइप देखेंगे, 3-4, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी के अंदर डिफरेंस वो होते क्या है, ये कंसेप्ट किसने दिया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे गाय हाइपोथेसिस क्या होती है और ये किसने दिया और इसका मतलब क्या होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि कुछ थिंकर्स, उनकी बुक का नाम क्या है वैसे। और कुछ कोड्स भी इसके अंदर अपने आप कवर हो जाएंगे इकोलॉजी से रिलेटेड, कि वो कोड किसने दिया है किसने नहीं दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम समझेंगे कि मतलब क्या होता है इकोलॉजिज्म का। तो इकोलॉजी जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है पारिस्थितिकी, और एनवायरनमेंट शब्द का मतलब होता है पर्यावरण। दोनों चीज़ें अलग अलग है। बट जो इकोलॉजी है वो क्या होती है, मेनली जो इंसान और जो एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बींग है और जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास, उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन, मतलब किसी लिविंग बींग के अंदर और एनवायरनमेंट में जो भी इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जो ये वर्ड था, ये एक आइडियोलॉजी के रूप में कब डेवलप हुआ, 1960 के अंदर ही डेवलप हुआ। इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी किसको, पर्यावरण को, नेचर को, और इकोलॉजी को इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी। नेचर इज़ द ओनली नेचर इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर ह्यूमंस, या जो नेचर है वो केवल ह्यूमंस के लिए। अब हम सिर्फ नेचर को क्या समझते हैं, हमें नेचर हम यही समझते हैं कि चलो है ना, नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे, क्योंकि इससे क्या है, हमें बेनिफिट है, हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, हम काफ़ी सारी डिजीज से हम बच सकेंगे। तो इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो नेचर है, पर्यावरण है, वो क्या रहे, प्रकृति है जो साफ सुथरी रहे। बट नेचर की खुद की भी तो अपनी वैल्यू होती है, उसकी भी तो कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, जिससे नेचर खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे कि एलिफेंट है, हम एलिफेंट को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इकोलॉजी सिस्टम का, फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट वो नेचर के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम एलिफेंट को हटा देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है एडवर्स इफेक्ट करेगी नेचर पे, खुद पे। तो इसलिए हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी भी है। ये एनवायरमेंटलिज्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या होता है, ये केवल ये बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करो नेचर को, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, अगर एनवायरनमेंट डैमेज होगा तो इससे क्या होगा, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्या कैसी बात हो गई, ये सेल्फिश बात हो गई नेचर के लिए। बट इकोलॉजिज्म में है वो बोलता है कि नेचर की खुद की क्या होती है, अपनी वैल्यू होती है, इसकी नेचर की अपनी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये शब्द आया कहाँ से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, कि अर्नेस्ट हैकल ने है तो टर्म दिया है इकोलॉजी, और ये भी पूछा गया है कि कौन से ईयर में ये नाम आया है। तो जो रेकेल कॉर्सन है, इन्होंने अपनी जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, इन्होंने बताया कि अगर हम, इन्होंने मतलब बताया कि अवेयरनेस क्रिएट किया इन्होंने, कि जो भी इकोलॉजिकल क्राइसिस उसके बारे में इन्होंने अवेयरनेस बताई है। फिर अर्नेनाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इन्होंने क्या कंसेप्ट लिया है, शैलो एंड डीप इकोलॉजी का इन्होंने क्या दिया, कंसेप्ट दिया है। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, पीपीटी के अंदर है। फिर जर्मन ग्रीन्स ने क्या बताया है, डेवलप की है ग्रीन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें भी बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, इसने दिया है, और शैलो डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट इसने दिया है। फिर इकोलॉजी जो इसकी कोर थीम्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी है, फिर हॉलिज्म है, फिर सस्टेनेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो सबसे पहले इकोलॉजी क्या है, कि ह्यूमन आर नॉट मास्टर ऑफ नेचर, क्योंकि जो मतलब इसका मतलब यह है कि जो नेचर है वो इंसानों की गुलाम नहीं है, कि जैसे चाहे इंसानों ने उसका शोषण कर लिया है, नदियाँ पॉल्यूट कर दी है, पर्यावरण के अंदर जो एयर है वो पॉल्यूट हो गई है, कितने सारे के वाटर भी पॉल्यूट कर दिया, नेचर को भी पॉल्यूट कर दिया। तो क्या जो ह्यूमन है वो उसका मास्टर नहीं है नेचर का। ह्यूमन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो क्या करता है, एक्सेसिव मटेरियल ऑफ वेल्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसको जितनी मतलब जरूरत नहीं है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने क्या कर रखा है, अपने पास सामान इकट्ठा कर रखा है। एक ही पर्सन ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ओन कर रखी है, उससे क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वो बार बार हम कटवाते हैं, काफ़ी सारे स्टेट के अंदर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है, नेचर को खुद को ही हार्म होता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन अपनी ग्रीड की वजह से नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, और उसकी जो है एक्सेसिव मटेरियल इकट्ठा करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जैसे एक फोन की जगह वो दो दो फोन रखता है, प्रॉपर एक कार की जगह 3-4 कार रखता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इतनी एनवायरनमेंट इतनी नीड नहीं है, और इतना एनवायरनमेंट भी
बेयर नहीं कर सकता है पॉल्यूशन। तो सिर्फ और सिर्फ जिस एक्सप्लोटेशन से क्या होता है, नेचर की एक्सप्लोटेशन से क्या होता है, जो नेचर का जो बैलेंस है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे पेड़ को, जंगल को काट लिया, उससे क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनफॉल नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी हैं, अगर हम फिर रेन नहीं होगी अगर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, फिर ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है अगर हम थोड़ा सा भी, अगर ह्यूमन एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा नहीं करे और एक्सप्लोटेशन का थोड़ा ध्यान रखे, तो नेचर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड होती है, हेल्दी इकोसिस्टम पे ही डिपेंड होती है। अगर इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो ह्यूमन की लाइफ भी अच्छी रहेगी। फिर होलिज्म यानी क्या होता है, पूरा। जोएन स्ट्रम्स ने ये टर्म कॉइन किया है होलिज्म 1926 के अंदर। जो नेचर है उसको हमें पूरी तरह समझना है कि नेचर क्या है, पूरी है, ना कि एक सेपरेट पार्ट है। क्योंकि जो अब जैसे नेचर क्या है, ये पूरी है, और इंसान नेचर को क्या समझता है, इतनी सी समझता है, वो इतना सा क्या है, नेचर है सिर्फ और सिर्फ। बट नेचर क्या है, ये पूरी है। अगर हम नेचर के किसी एक भी पार्ट को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, इससे पूरी की पूरी जो नेचर है वो डिस्टर्ब होगी। जैसे कि डिफोरेस्टेशन का एग्जाम्पल ही समझ लो, या फिर वाटर पोल्यूशन का एग्जांपल समझ लो। हम जैसे नदियों के अंदर बहुत सारे ये लेड, मैग्नीशियम, इनका कचरा हम डालते हैं, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, उससे क्या होता है, फिर काफ़ी सारी जो इंसान को जो बीमारी होती है, काफ़ी सारी उससे इंसानों को तकलीफ होती है। बट नेचर का जो है वाटर का तो पूरा साइकिल है, फूड साइकिल है, जो उसके अंदर जो नेचर का जो पार्ट है, मछलियाँ हैं, तो वो भी क्या होती है, उनकी भी जो लाइफ है वो डेंजर में है। तो इसीलिए क्या है, अगर हम एक चीज़ करेंगे कि बिगाड़ेंगे हम नेचर में, तो उससे क्या होगी, पूरा नेचर डिस्टर्ब होगा। अगर हम पेड़ काटेंगे तो उससे क्या होगा, पूरे जो बर्ड्स हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनको भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स को प्रॉब्लम होगी, नेचर को भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होती है, इससे क्या होता है, जो बर्ड्स हैं और जो भी अदर रेप्टाइल्स हैं, उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको उनकी जो जान को वो खतरा हो जाता है। ठीक है। तो जेम्स लवलॉक ने जो ये आइडिया है, इसको किससे कनेक्ट किया, गाया से कनेक्ट किया। ये भी हम गाया हाइपोथेसिस आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में आती है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम रिसोर्सेज को इतना ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि वो ध्यान से यूज़ करें कि जो हमारी ज़रूरत है वो तो पूरी हो, साथ ही जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है, उनको भी रिसोर्सेज अच्छे से मिल सके। क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या लिमिटेड है, पर हम उसका क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन क्या करता है, एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ इकट्ठा करता है, और सिर्फ और सिर्फ नेचर को एक्सप्लॉइट करता है और डिस्टर्ब करता है, बैलेंस डिस्टर्ब होती है, जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो हम उसको, हमें क्या करना चाहिए, उसका केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जो कि इंसान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हरमन डेली ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है, अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्योंकि जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, उसको सोसाइटी बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट क्या हो रहा है, नेचर को तो हार्म हो ही रहा है। तो इस वजह से हरमन डेली ने क्या किया है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है। केनेथ बोल्टिंग ने क्या किया, कंपेयर किया है अर्थ को किससे, स्पेसशिप से। क्योंकि जो स्पेसशिप में क्या होता है, जो अंतरिक्ष यान होता है, उसके अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, लिमिटेड वाटर होता है। तो सेम जो अर्थ है उसके अंदर भी तो भाई लिमिटेड वाटर है, लिमिटेड एयर है, उसको हम क्यों पॉल्यूट करें। तो ये इनका मानना है। ये शुभमिकर ने बताया कि जितना चीज़ें छोटी होगी उतनी चीज़ें क्या होगी, सुंदर होगी। यानी कि हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। हमारे पास अगर एक कार है तो हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, हमें 2 कार 3 कार नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो इनफ है, हमें 3-4 प्रॉपर्टी और नहीं करनी चाहिए, और हमें अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। इसका मेन कंसर्न क्या था, कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी तो राइट्स हैं, कि वो फ्यूचर जनरेशन के पास भी तो राइट है कि वो भी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। सारे हम इसी जनरेशन में खत्म कर देंगे तो उनके पास क्या रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इंटर जनरेशनल जस्टिस बोलते हैं। क्योंकि उनको भी तो जस्टिस मिलना चाहिए, उनको भी तो राइट है कि वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। तो एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो डिजर्व मॉरल कंसिडरेशन। यानी कि जो एनिमल्स हैं और बाकी जो जीव जंतु हैं, हम उनको तो देखते ही नहीं, हम सिर्फ अपनी ग्रेड के लिए नेचर का एक्सप्लोटेशन करते रहते हैं। बट उनको, उनका भी तो हमें, उनकी भी तो हमें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो भी तो है। फिर टॉम 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 रीगन ने बताया, क्रिएचर दैट आर सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ हैव राइट। जिन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, जिनके पास, उनको भी क्या है, उनकी खुद की भी वैल्यू है, उनको भी जीने का अधिकार है। एंडो लियोपोल्ड ने बताया, लैंड एथिक्स एंड बायोसेंट्रिक इक्विटी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, ग्रीन थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा नेचर से रॉ मटेरियल ले लिए, खुदाई कर करके हमने वहाँ से रॉ मटेरियल निकाल लिए, तो उससे क्या है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचेगा। तो जो थिंकर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया मटेरियलिज्म का और कंज्यूमरिज्म का। मैस्लो ने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये थिंकर है, इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था, उन्होंने हायरार्की बताई थी, नीड्स ऑफ हायरार्की बताई थी, जैसे कि अलग अलग टाइप की नीड्स बताई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो लास्ट जो नीड थी वो ये थी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, हायर देन मटेरियल गुड्स। हमारे हमें पता चल जाता है कि ये सब जो भौतिक चीज़ें हैं, इनका इनका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि हमें 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 पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे अंदर की पोटेंशियल आ जाती है, हमें आत्मज्ञान हो जाता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ नेचर है, हम सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि हम खुद डेवलप कर सकें अच्छे से।
तो एरिक फॉरमैन ने बताया कि हैविंग का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ों का हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ये एरिया हमने ले लिया, इतनी कार हमारे पास है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये फॉरेस्ट एरिया हमारा है, इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे मॉल्स लगाएंगे, फैक्ट्रीज ओपन करेंगे। बट जो बीइंग यानी क्या होता है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ कितनी है, हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस कितनी है, ठीक है। ये क्या मतलब होता है, इन दोनों का ये मतलब होता है। ये टाइप ऑफ इकोलॉजिज्म। सबसे पहला था इको सोशलिज्म। ये किस पे बेस्ड है, मार्क्स पे, मार्क्स की एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जो मार्क्स ने जो एनालाइज किया था कैपिटलिज्म का, ये उस पर बेस्ड है। जैसे कि रुडोल्फ फेरो ने बताया कि कैपिटलिज्म क्या है, जो पूंजीवाद है वो क्या है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण वही है कि जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये पूंजीवादी जो लोग हैं, ये जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यही सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है, यही एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नीड्स होती है, फैक्ट्री खोल देते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं अपना कहीं पे भी, इनको सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अगर ये अपनी जो नीड्स हैं, ग्रीड्स इनको थोड़ा कम कर देंगे तो अपने आप क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, रिडोल्फ वेरो ने सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने बोला कि इनको अबॉलिश कर दो और कंट्रोल करो कैपिटलिज्म को, और क्या होनी चाहिए, एक कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। इको एनार्किज्म ने क्या बताया, इसके इंपॉर्टेंट थिंकर है नोटे बुक्चिन। इन्होंने क्या किया, एनार्किज्म को इकोलॉजी से कनेक्ट किया। इन्होंने बताया कि एनार्की क्या होती है कि जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो कंट्रोल करने के लिए, सबके पास अपने राइट हो, अपनी फ्रीडम हो। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या होनी चाहिए, हम सोसाइटी को डिसेंट्रलाइज करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज बनाए, मतलब लोकल लेवल पे, जैसे डिसेंट्रलाइज यानी कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब होनी चाहिए। तो इसमें क्या होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी होनी चाहिए, जो लोकल्स हैं वो अपनी जो फूड है, जो भी उनकी वाटर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो अपने आप को फुलफिल कर सकें। और हम इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचर के साथ रहेंगे। इको फेमिनिज्म में इन्होंने क्या आइडिया दिया है कि जो पेट्रियार्की, इन्होंने जो पेट्रियार्की को बताया, जैसे पेट्रियार्की में क्या होता है, जो मेल है वो किसके ऊपर डोमिनेशन करते हैं, फीमेल के ऊपर डोमिनेशन करते हैं, और जो ह्यूमन बींग है वो किसके ऊपर डोमिनेशन करते हैं, नेचर के ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो इन्होंने जैसे क्या लिखा हुआ है, मैन एंड पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूट डोमिनेट वुमेन एंड नेचर, ठीक है। और इन्होंने मैरी डेली है, इन्होंने क्या दिया है, इकोलॉजी, गायन, बुद्धि है। अब आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा शैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी। तो ये किसने दिया, अन्य नाइस ने कंसेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो उससे नेक्स्ट टाइम, तो ये हमेशा मतलब 1-2 साल में चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी, तो शैलो वर्ड से समझ लो, शैलो मतलब थोड़ा गंदा सा नहीं होता है, और डीप यानी कि बहुत डीपली, जस्ट एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, तुम्हें याद हो जाए। तो शैलो क्या होता है, ह्यूमन सेंटर, ये ह्यूमन के बारे में ही सोचते हैं कि जो अप्रोच होती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो इसलिए नहीं होती कि नेचर इंपॉर्टेंट है, इनकी इसलिए प्रोटेक्ट होती है, इसलिए इनकी जो मंशा होती है, इनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेचर किसके लिए, नेचर किसको प्रोटेक्ट करेगा, नेचर सही रहेगी तो ह्यूमन भी सही रहेगा, ह्यूमन भी क्या रखेगा, एक हेल्दी लाइफ जिएगा। ये क्या कहते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक जितनी भी एक्टिविटी होती है ह्यूमंस के रिगार्डिंग, जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, तो ये सब उस पर ही सपोर्ट करते हैं। ये नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो इंसानों के बेनिफिट के अंदर होता है। इसको सपोर्ट किसने किया, एंथनी वेस्टन ने, और इसमें क्या है, जो ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है वही प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें। डीप इकोलॉजी क्या, किसको सेंटर में रख के बात करती है, नेचर को सेंटर में रख के बात करती है, नेचर को टॉप प्रायोरिटी देती है। नेचर की खुद की भी अपनी इंट्रिंसिक आंतरिक वैल्यू है। और ये किसको सपोर्ट करती है, इकोसेंट्रिक सेंट्रिज्म और बायोसेंट्रिज्म को प्रमोट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, नेचर को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि नेचर क्या है, इट्स सेल्फ मैटर, क्योंकि नेचर की खुद की भी तो वैल्यू है, वहाँ पे भी तो लाइफ है, वहाँ पे भी तो लिविंग बींग्स हैं। इसको किसने डेवलप किया, अन्य नाइस को, अन्य नाइस ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया है, डीप इकोलॉजी को। और इसको किसने सपोर्ट किया है, एंथनी वेस्टन ने। ऑल लिविंग बीइंग डिजर्व कंसिडरेशन, यानी कि सबको हमें कंसिडर कर रख के ही आगे चलना चाहिए, केवल और केवल ह्यूमन बीइंग को ही सेंटर में नहीं रखना चाहिए, नेचर को भी सेंटर में रखना चाहिए कि नेचर भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में गाया हाइपोथेसिस दिया जेम्स लवलॉक ने, इन्होंने बताया अर्थ क्या एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अर्थ इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में साथ में काम करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन कंसिडर नेसेसरी फॉर लाइफ। गाया शब्द का मतलब क्या है, अर्थ, मतलब ये क्या है, ग्रीक नेम है। इकोलॉजीज में इन 21st सेंचुरी, अब देखें तो परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, हमने काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज को खो दिया है, काफ़ी सारे अभी इंडेंजर है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी हम देखते हैं गर्मियाँ इतनी ज़्यादा रहती है और सर्दियाँ कितनी कम पड़ती है, और पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है। ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है, और ग्रीन मूवमेंट्स ऑफन कनेक्टेड विद एंटी ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट। इंपॉर्टेंट बुक हम देख लेते हैं, ई एफ शू मेकर की है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ वेरो की इंपॉर्टेंट है, और कैरोलाइन मर्चेंट की बुक इंपॉर्टेंट है, द डेथ ऑफ नेचर, रेडिकल इकोलॉजी। थैंक यू।